टाइम हो गया ना? ठीक है, आप तो ऑन करो। हो गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। विधि, सलोनी, रितेश, मानसी, चिन्मय, यशस्वी, गुड आफ्टरनून। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या खत्म किया था? इवन रिएक्शन। मतलब स्टार्ट किया था, खत्म आज करेंगे इवन रिएक्शन को। आपको इवन रिएक्शन, एक मिनट बेटे, आपको इवन रिएक्शन के बारे में बताया था कि इवन मींस होता है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है। रिएक्शन की जो रेट है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि रिएक्शन की रेट फर्स्ट ऑर्डर होता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है, सेकंड स्टेप में बेस बीटा हाइड्रोजन निकाल लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में कि इवन एलिमिनेशन प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। जो इवन रिएक्शन होता है वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से होकर प्रोसीड होता है ना? तो यहां पर आपको बताया गया था पिछले क्लास में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन, रिंग एक्सपेंशन के बारे में, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताया गया था। ठीक है। फिर आप लोगों को बताया गया था कि कुछ रिएक्शन बताए थे 6-7 कि कैसे एलिमिनेशन होता है। आप कार्बोकैटायन बनाओगे और कार्बोकैटायन बनाने के बाद जो भी बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन उसको निकाल दोगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखोगे कि डबल बॉन्ड आएगा तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि डबल बॉन्ड क्या जीआई शो कर रहा है ना? और अगर डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 हो जाएंगे, सिस और ट्रांस, है ना? इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल और लेते हैं इवन एलिमिनेशन के। तो देखो ये है, इसमें ये H+ है। H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, है ना? वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। ऐसे कैसा कार्बोकैटायन है ये? 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो सकता है। अगल बगल दोनों तरफ 3 डिग्री कार्बन है ना? यहां पर CH3 लगा है, हाइड्रोजन लगा है, यहां पे पीएच लगा है और हाइड्रोजन लगा है। तो कौन सा हाइड्रोजन इधर आएगा? ये वाला। क्योंकि अगर नया कार्बोकैटायन यहां बनेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिनाइल होगा, है ना? तो देखो कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। यहां पे पीएच है, पॉजिटिव चार्ज, और ये मिथाइल। H+ इधर आ गया तो ये किसमें चेंज हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। इसमें रेजोनेंस भी है और 4 हाइपर कंजुगेशन है। फिर मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में बेस बीटा हाइड्रोजन निकाल लेता है। जहां पर भी कार्बोकैटायन बना है उसके बगल में जो भी कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकाल लो और बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। तो देखो आप पहले इससे बनाते हैं प्रोडक्ट, तो इससे प्रोडक्ट ये बन सकता है PH CH3। ये वाला हाइड्रोजन निकालो तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और इधर से हाइड्रोजन निकाला तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इससे अगर हाइड्रोजन तुम यहां से निकालोगे, यहां से, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, तो सेम यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहां से निकालोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना? तो 3 प्रोडक्ट बन गए। यहां से हाइड्रोजन निकालो तो ये बन गया,
यहां से हाइड्रोजन निकाला तो ये बन गया, यहां से हाइड्रोजन निकाला तो फिर यही बन गया, और अगर हाइड्रोजन इधर से निकाला तो ये बन गया। ये डबल बॉन्ड फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, तो इसमें रेजोनेंस है प्रोडक्ट में, और प्लस 2 और 1 3 हाइपर कंजुगेशन है। इसमें फिनाइल के साथ रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, 3 2 5 और 1 6। इसमें फिनाइल के साथ रेजोनेंस है और प्लस 2 और 2 4 हाइपर कंजुगेशन है, तो R+4 है ना। तो अगर हमें पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो आपको बताया था सेटजेफ रूल के बारे में कि अगर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय सेटजेफ रूल, दैट इज एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो हाइपर कंजुगेशन तो इसके ज्यादा है, ये मेजर होना चाहिए, लेकिन मेजर यहां पर ये है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और इसमें रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में है और हाइपर कंजुगेशन भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, थर्ड की, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर, है ना। और पूछा जाए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा सेकंड। ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो ये हमने एक क्वेश्चन और देखा, क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये रिएक्टेंट दे देगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिएक्टेंट दे देगा और एरो के ऊपर लिख देगा H+ हीट, पूछेगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बन गए, 3। कितने प्रोडक्ट बन गए, 3। ये स्ट्रक्चरल है। अब इसमें कायरल सेंटर भी है, देखो आप, यहां पर ये कार्बन कायरल है, यहां पर ये कार्बन कायरल हो गया, और यहां पर फिर ये कार्बन कायरल है। तो आपको ये भी अगर टोटल आइसोमर पूछेगा तो 2 to power 1 2 मतलब 6 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और पूछेगा कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो 3, है ना। पूछेगा मेजर प्रोडक्ट, तो ये कौन सी मैकेनिज्म है, इवन एलिमिनेशन है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। चलिए जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले, तो फिर हम आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़े। एक मिनट वेट करो आप। हाँ भाई, हेलो, कोई बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन ब्लर कर रहा है, देखो जरा, स्क्रीन क्लियर नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं, देखो जरा, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड। वेट करो बेटा। कैसे होगा, कौन सर से, हाँ बात करो ना, जाते जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो पहले क्यों नहीं किया, जल्दी करो जल्दी करो। चलो बेटा देखो आप, अभी ठीक हो रहा है। क्या हुआ, बस हो गया, वेट करो बेटा।
अभी भी ब्लर हो रहा है। अर्जुन सर को कहीं की फाइल तो नहीं चल रही, सब लोग देख रहे हैं। अभी भी ब्लर कर रहा है क्या? स्क्रीन क्लियर आ रही है? बेटा स्क्रीन क्लियर हुई? चलो ठीक है, मैं सुन लिया। नहीं अभी नहीं होगी। क्या कर रहे हो अभी? हाँ डाल दो सर, हो जाएगा। और देखो सर, नहीं होगी तो एक बार पूछ लो बच्चे। अब सही हुआ? अभी भी स्क्रीन क्लियर आ रही है क्या पूरी पिक्चर? चलो नहीं हुई? अरे आप देखो ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों से। स्क्रीन क्लियर हुई? हो गई, ठीक है। चलो चलो ठीक है। इधर देखो भाई, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए आप। यहां से वाटर निकलेगा पहले स्टेप में, ये कार्बोकैटायन बनेगा। 5 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकैटायन है, रिंग एक्सपेंशन होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड उठ के इधर चला आएगा ऐसे। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो देखो ये 6 मेंबर रिंग है, जब ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये 6 कार्बन की रिंग है, ये 6 कार्बन की रिंग है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब अगर यहां से हाइड्रोजन उठ के यहां चला है तो कैसा कार्बोकैटायन बन जाएगा? 3 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन किस में चेंज हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो गया। अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ एक बार और बताया है। और आपको बोला था, होमवर्क दिया था कि क्लास खत्म होने के बाद कॉपी पेन लेके 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे। अब जिसने किया उसको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? होमवर्क का काम आपका था, ये मैंने होमवर्क दिया था सभी बच्चों को, मुझे याद है। अब ये कार्बोकैटायन है और ये कार्बोकैटायन है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल दो। तो अगर हाइड्रोजन तुमने यहां से निकाला तो ये बन गया, हाइड्रोजन तुमने यहां से निकाला तो ये बन गया। इसमें देखो ये दोनों कार्बन सेम है, यहां से हाइड्रोजन निकालो तो यही बनेगा, और अगर ऊपर से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बनेगा, है ना? तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा? हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। तो देखो इसके हाइपर कंजुगेशन 3, इसके हाइपर कंजुगेशन 7, इसके हाइपर कंजुगेशन 4। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। ठीक है, चलिए आसान रीअरेंजमेंट का दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिंग एक्सपेंशन का। तो आप इसको देखो, इसको देखिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो देखो कार्बोकैटायन ये बन जाएगा ऐसे,
है ना। अब 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, रिंग के जस्ट बाहर क्या है, कार्बोकैटायन है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब बीटा कार्बन ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, दोनों सेम है, कहीं से हाइड्रोजन निकाल दो, तो जब हाइड्रोजन निकालोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और अगर तुम हाइड्रोजन यहां से निकालते हो, क्योंकि ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, है ना। और ये प्रोडक्ट मेजर होगा, कारण 5 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है बेटे, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले का भी, है ना, और सेकंड स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलो जल्दी करो, आप थर्ड पे आते हैं। देखो आप, ये अगर तुमने वाटर बाहर निकाला तो रिएक्शन को नाम क्या देते हो, डिहाइड्रेशन। और अगर तुमने हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकाला तो रिएक्शन को नाम देते हो डिहाइड्रो हेलोजनेशन। तो ये रिएक्शन यहां पर हम डिहाइड्रो हेलोजनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इवन एलिमिनेशन कैसे पहचानोगे कि ये इवन होगी, तो अगर अल्कोहल है और एरो के ऊपर लिखा है आर्गेनिक एसिड हीटिंग कंडीशन में, तो इसका मतलब इवन मेथड से एलिमिनेशन होगा। और अगर एल्काइल हैलाइड लिया है, रिएक्टेंट अगर एल्काइल हैलाइड है और एरो के ऊपर कोई वीक बेस है, जैसे इथाइल अल्कोहल, वाटर, है ना, मिथाइल अल्कोहल, ये सारे वीक बेस होते हैं और हीटिंग कंडीशन है, तो जनरली रिएक्शन इवन पाथवे से एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। तो देखो आप कुछ डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, देखो ये सामने, ये एल्काइल हैलाइड है ना, तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन। अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2H, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तीनों सेम है, क्योंकि तीनों का अटैचमेंट किससे है, सेम कार्बोकैटायन से है, तो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन इधर से निकलेगा तो देखो ये बन जाएगा, इस वाले बाउंड को इधर घुमा दो तो ये बन गया, नाम क्या है, आइसो ब्यूटिलीन। इसका नाम क्या है, आइसो ब्यूटीन या आइसो ब्यूटिलीन। क्लियर है। तो ये डिहाइड्रोहेलोजनेशन है। क्यों डिहाइड्रोहेलोजनेशन है, क्योंकि यहां से आई निकल रहा है और यहां से क्या निकल रहा है, एच निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को तुमने नाम क्या दिया, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। चलो नेक्स्ट देखो आप, वाटर है वीक बेस और हीटिंग कंडीशन है और ये अल्काइल हैलाइड है, तो फिर डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा। देखो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो सकता है, तो आपका जवाब आएगा हाँ बिल्कुल, ऐसे यहां से हाइड्रोजन उठ के इधर चला है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन किस में चेंज हो गया, 3 डिग्री में। अब बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है उनको हटा दो, बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है उनको आप हटा दीजिए, तो देखो इससे हटाया तो 2 प्रोडक्ट बन गए, पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये, बीटा हाइड्रोजन यहां भी है, बीटा हाइड्रोजन यहां भी है, तो 2 प्रोडक्ट बन गए। इससे अगर हाइड्रोजन यहां से हटाया तो ये बन गया, और अगर हाइड्रोजन तुम यहां से हटाओगे तो सेम यही बनेगा। तो इसका मतलब इससे 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1, 2 और ये 3। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, है ना। तो देखो आप, इसका हाइपर कंजुगेशन 3, 3, 6 और 3, 9 है। इसका हाइपर कंजुगेशन सिर्फ 1 है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, और इसमें हाइपर कंजुगेशन 3 और 2, 5 है। इसका मतलब इस रिएक्शन में ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। आइए इसको देखो आप, इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा ये बनेगा पहले स्टेप में, ये किसमें चेंज हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक में, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, और ये क्या था, सिर्फ 2 डिग्री था। अब इनसे प्रोडक्ट बनाना है, इनसे हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है उसको आप क्या करोगे, निकाल दोगे, तो इसमें बीटा कार्बन ये भी है, ये भी है, तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखो आप, 1, 2,
इस वाले में इधर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहां पर फिनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड अंदर है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, तो यहां से अगर तुम हाइड्रोजन निकालोगे तो यही बनेगा, है ना। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए इसमें, टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए नीचे वाले रिएक्शन में, नीचे वाले रिएक्शन में टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए? जी, मानसी ने सही जवाब दिया 3, दीपक ने सही जवाब दिया, है ना 3, रुचित ने सही जवाब दिया, 3 बनेंगे, बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा है, मैंने आंसर पहले बताया नहीं, मैं ये देखना चाहता था कितने बच्चे अलर्ट हैं। मैंने बोला जब भी डबल बॉन्ड आएगा आप एकदम अलर्ट हो जाओगे। हो सकता है वो डबल बॉन्ड जीआई शो करे, हो सकता है कंपाउंड में कहीं कायरल सेंटर हो, तो ये आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अब आइसोमेरिज्म आप पढ़ चुके हो। तो देखो ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, तो टोटल इसके कितने बनेंगे 2। ये डबल बॉन्ड जीआई नहीं शो कर रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसका एक ही बनेगा। तो पूछा जाएगा कि इससे रिएक्शन हुआ, लिख देंगे प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इज फॉर्म, आंसर दिया जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने बनेंगे 3 बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, या यही रिएक्शन लिख देगा ये और एरो बना दिया, लिख दिया CH3OH हीट, पूछा मेजर प्रोडक्ट और 1 2 3, है ना, सिस बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, ये बनाएगा, और एक कुछ उल्टा सीधा बना देगा और पूछेगा बताओ कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो इसका जो ट्रांस बनेगा, यही ट्रांस दिख रहा है, देखो ये ट्रांस फॉर्म है इसका सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, और ट्रांस वाला क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि हमेशा ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, तो जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर कुछ रिएक्शन और देखते हैं। चलो जल्दी करो, है ना। देखो अब ये स्लाइड है, इसमें पूछा टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे और प्लस मेजर कौन होगा, टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर क्या होगा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाओ, ऐसे 5 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकैटायन बन रहा है, तुरंत क्या करोगे, रिंग एक्सपेंशन कर दिया, तो देखो ये ऐसे बन गया, ऐसे, और यहां कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको उस कार्बोकैटायन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, मिथाइल शिफ्ट कराया तो ये किसमें चेंज हो गया, 3 डिग्री में, है ना, रीअरेंजमेंट हो रहा है यहां पर। देखो आप CH3 माइनस शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री है। अब हमने रीअरेंजमेंट करा लिया, तो ये सारी चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि कैसे होता है। हमको यहां प्रोडक्ट बना देना है, तो बेटा जो भी कार्बोकैटायन बनेगा उसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल दोगे, और फिर जो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज हम डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। जो देखते हैं, है ना। तो देखो अब प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं, देखो आप ये कार्बोकैटायन बना है, इससे भी प्रोडक्ट बन सकता है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो प्रोडक्ट के बारे में लिख रहा हूं, है ना, देखो आप इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, एक ये और एक ये, 2 प्रोडक्ट, यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये दोनों कार्बन सेम है 1 डिग्री, एक ये, इससे देखो 2 डिग्री है ये, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखो आप यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इससे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो 1 डिग्री से, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो 2 डिग्री से, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो 3 डिग्री से। तो देखो 3 प्रोडक्ट बनेंगे इससे, है ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट बन गए। अब ये पता करना है कि भाई मेजर कौन होगा, है ना, अब ये पता करना है कि मेजर कौन होगा। तो देखो इसके हाइपर कंजुगेशन 3 3 6 2 8 2 10 है,
इसके हाइपर कंजुगेशन 3 है और एक 4 है, इसके हाइपर कंजुगेशन सिर्फ 2 है, इसके हाइपर कंजुगेशन 3, 2, 5 और एक 6 है, इसके हाइपर कंजुगेशन 3 है, इसके हाइपर कंजुगेशन 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 है। मतलब या तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा या तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। लेकिन 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड आता है, देखो 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्सागन बोलते हैं, और हेक्सागन के अंदर बॉन्ड एंगल कितनी होनी चाहिए? 120। और अगर तुम एक डबल बॉन्ड लगाते हो तो 2 कार्बन 120 बॉन्ड एंगल को अचीव कर लेते हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अरे भाई इसलिए तो बेंजीन स्टेबल होता है, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन 120 बॉन्ड एंगल। अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन रिंग तभी स्टेबल होगी जब हर कार्बन 120 बॉन्ड एंगल शो करेगा। और जब साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लाते हैं तो वो बेंजीन बन जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस पाया जाता है, प्लस एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, और उसमें हर कार्बन पे बॉन्ड एंगल अब कितना हो गया? 120। मांगता था 120, मिल गया 120, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो याद रखोगे 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू रिंग हैविंग 5 कार्बन। मतलब साइक्लोपेंटीन और साइक्लोहेक्सीन में अगर आपसे पूछेगा स्टेबिलिटी तो साइक्लोहेक्सीन की ज्यादा होगी। जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। ठीक है बेटा? आकांक्षा बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एनसीईआरटी में E1 E2 नहीं दिया रहता है। अगर सारी चीजें एनसीईआरटी में मिल जाएंगी तो फिर हमारा क्या काम है ना? और आप बार बार पूछते हो सर 12th कब स्टार्ट होगा? बेटा ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें मिक्स होती हैं। जो यहां पे पढ़ रहे हैं, यहां जो चीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, देखो हमने एल्काइल हैलाइड पढ़ा, तो यहां पर एल्काइल हैलाइड से हम क्या बना रहे थे? एल्कीन बना रहे थे। तो जब हम एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो यही रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखो यहां अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम क्या बना रहे हैं? एल्कीन बना रहे हैं। तो यही रिएक्शन अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी अल्कोहल की। तो चीजें इंटर रिलेटेड है, मिक्स हैं। तो आप ये चिंता छोड़ दो कि 11th कब स्टार्ट होगा, 12th कब स्टार्ट होगा। जो पढ़ाया जा रहा है मन से पढ़िए, है ना? बहुत बच्चे सर इस एल्कीन के बाद एल्काइन कब स्टार्ट होगा? सर एल्काइन खत्म हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? सर वो खत्म हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? आप ये चिंता छोड़िए, आपको जो पढ़ाया रहा है उस पर पूरा ध्यान लगाइए। जो वर्तमान है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, भविष्य के बारे में छोड़िए। भविष्य जब आता है ना तो वर्तमान बन के ही आता है। तो जब अगला दिन आए, जब वो आएगा तो फिर बोलोगे सर आगे क्या होगा, वो आएगा सर आगे क्या होगा। वर्तमान पे केंद्रित कीजिए। तो जो भी बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, फोकस करो जो पढ़ाया जा रहा है तो आपका ज्यादा फायदा होगा, है ना? हम E1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ाई करें कि इसमें में परफेक्शन हो जाए। और आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कराए जा रहे हैं। नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हल्के ही पूछे जाते हैं। तो अगर ये सब क्वेश्चन कर लिए, ऐसे मजा आएगा, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। तो फोकस कीजिए जो प्रेजेंट है। आगे पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। आगे आपने खराब, 11th में आपने खराब पढ़ा था, हटाओ। आगे क्या होगा, हटाओ। जो आज है उसको देखो। जो बच्चे आज को देख के पढ़ाई करते हैं कि हमारा आज अच्छा हो, तो वर्तमान अपने आप अच्छा होता है। और जो वर्तमान की चिंता करते हैं उनका आज भी खराब हो जाता है। तो आपको फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, आपको प्रेजेंट की चिंता करनी है कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हमारी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से 8-10 घंटे होनी चाहिए, तो कल अपने आप अच्छा होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम फिर आगे बढ़े। जल्दी करो बेटा जी। नेक्स्ट देखो आप, ये एक अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं। देखो सबसे पहले H+ यहां से क्या निकालेगा? वाटर। तो ये बन जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। अब इसमें रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के बाद ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ये, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। कैसा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। अब इसमें मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो देखो मिथाइल शिफ्ट हो गया, है ना? क्या शिफ्ट हुआ? CH3 माइनस शिफ्ट हुआ, तो यहां पे कार्बोकैटायन बन गया। अब इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हाइड्रोजन यहां से निकले और हाइड्रोजन यहां से निकले
तो दो प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। देखो बेटा, अगर हाइड्रोजन नीचे से निकला तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और अगर हाइड्रोजन यहां से निकला है, यहां से निकले हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, है ना। ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि ये इसमें रेजोनेंस भी है, एरोमेटिसिटी भी है, और साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन पे आ रहे हैं। मतलब हर कार्बन का बॉन्ड एंगल अब कितना हो गया, 120 हो गया। तो स्टेबिलिटी धमाकेदार तरीके से बढ़ जाएगी। मतलब अगर पूछा जाए इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो 99.99999999% यही होगा। क्लियर है, क्योंकि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। देखो ये कार्बन sp3 है और ये क्या है, एरोमेटिक है। क्लियर है, तो बाकी के क्वेश्चन जो भी नोट्स में दिए हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो यहां पर इवन रिएक्शन, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट प्लस रिंग एक्सपेंशन प्लस एग्जाम्पल लेते हुए खत्म हो गए। अब आपको इसी तरह प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है बेटा। इवन रिएक्शन कैसे पहचानोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर अल्कोहल है और एरो के ऊपर आरएनएस ऐसे हीटिंग कंडीशन है तो इवन रिएक्शन होगा, और अगर अल्काइल हैलाइड है, एरो के ऊपर वीक बेस है, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, ये सारे वीक बेस होते हैं, और हीटिंग कंडीशन है तो भी इवन रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन और क्या पूछे जाते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन इवन रिएक्शन की रेट बताइए। तो देखो आप, हम पढ़े हैं कि जो इवन रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर होती है ना। तो रिएक्टेंट मतलब है क्या, रिएक्टेंट मतलब ये है, देखो यही तो रिएक्टेंट है RCH2X, और X की जगह क्या हो सकता है, OH भी हो सकता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकते हैं। X की जगह ये हो सकता है, और ये एल्काइल पार्ट है, ये RCH2, और ये पार्ट क्या है, लीविंग ग्रुप है। मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें दो चीजें हैं, एक एल्काइल ग्रुप है और दूसरा लीविंग ग्रुप है ना। अगर लीविंग ग्रुप निकले ही ना तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब लीविंग ग्रुप बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। और जब हमने जीओसी का रिवीजन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द बेस, एंड वीक बेस आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखेगा। चलो, और रिएक्टेंट का एल्काइल ग्रुप का नेचर इस पर डिपेंड करता है, और दूसरी चीज क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमने बताया था आपको स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लो हम इंदौर में हैं और हम जा रहे हैं भोपाल, आपको ये एग्जांपल दे चुका हूं। तो इंदौर मतलब रिएक्टेंट, भोपाल मतलब प्रोडक्ट, और बीच का जो रास्ता है वो इंटरमीडिएट। तो हम इंदौर से भोपाल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का पहुंचेंगे जब हमारा रास्ता बहुत अच्छा है। और इवन रिएक्शन में रास्ता क्या होता है, इवन रिएक्शन में रास्ता कार्बोकैटायन होता है। मतलब अगर रिएक्टेंट बहुत ही अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है तो रास्ता जबरदस्त होगा, हम किधर पहुंचेंगे, भोपाल। और प्रोडक्ट हमारा भोपाल अगर एरोमेटिक हो गया, देखो जैसे यहां पे था, तो और मजा आ गया। मतलब कार्बोकैटायन भी बेहतरीन और प्रोडक्ट भी बेहतरीन, तो कभी भी हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ नहीं लौटेगा। मतलब ऐसे रिएक्शन 100% इरिवर्सिबल होंगे। लेकिन अगर मान लो प्रोडक्ट लेस स्टेबल, एंटी एरोमेटिक है, तो वो प्रोडक्ट किधर लौटाएगा, रिएक्टेंट की तरफ। ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, है ना, पार्शियल रिवर्सिबल या टोटल रिवर्सिबल, जो भी मानो, है ना। ये डिपेंड करेगा कि किसके लिए, किस रिएक्शन के लिए। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है रिवर्सिबल में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है कि रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है ना। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पे डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा था रिलेशन, है ना। स्टैंडर्ड फ्री, गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, पढ़ा होगा। तो उससे हम रिलेशन निकाल लेते हैं। दो कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, हाँ, है ना, पढ़ा है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Q निकाल, पढ़ा था, तो उससे आप कर लोगे। चलो भाई आगे देखो आप। तो अगला क्वेश्चन क्या करना है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन या रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो यहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा, एक कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, दूसरा अगर मान लो सारे कार्बोकैटायन सेम बन रहे हैं तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी, और अगर मान लो ये दोनों फैक्टर भी सेम है तो फिर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। इससे हम क्या चेक करते हैं, रेट ऑफ
डिहाइड्रेशन। इससे हम क्या चेक करते हैं? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। आइए देखें, देखो बेटा, देखो आप, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। पूछा गया कि इन तीन कंपाउंड का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताएं, है ना? तो कार्बोकेटाइन बना दोगे। यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ब्रिजेट पोजीशन पे बनेगा, हाईली अनस्टेबल होता है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहां पे बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? हाँ, आंसर आ गया 3 2 1, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो थर्ड का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जो थर्ड का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। अब देखो, इसमें रिएक्टेंट सेम है, सारे 3 डिग्री दे रहे हैं। देखो, रिएक्टेंट का पार्ट सब में सेम है, रिएक्टेंट का पार्ट सब में सेम है ना? तो फिर यहां पर हम क्या चेक करेंगे? यहां पर हम क्या चेक करेंगे? अरे पहले इस बात का, हाँ, लीविंग ग्रुप, वेरी गुड। यहां पे हम चेक करेंगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी। और बताओ, HI, HBr, HCl और HF में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI है। तो I माइनस क्या होगा? वीक बेस होगा। और वीक बेस क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। बेटे एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? लीविंग ग्रुप एबिलिटी। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, I माइनस वीक कंजुगेट बेस है, और HF वीक एसिड है, तो F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस बैड लीविंग ग्रुप होते हैं। तो चूंकि यहां पर रिएक्टेंट सेम था, सारे रिएक्टेंट सेम टाइप के कार्बोकेटाइन देख रहे हैं, तो यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से हम नहीं चेक करेंगे इवन रिएक्शन की रेट। यहां पर इवन रिएक्शन की रेट या डीहाइड्रोहेलोजनेशन की रेट हम चेक करेंगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी से। तो बेटा लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट की होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद थर्ड की होगी, थर्ड के बाद फोर्थ की होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, वेरी गुड, है ना? सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। हाँ, सभी बच्चों के, पार्थ, अविशा, केशव, हर्षित, मानसी, सबके, नैनी, है ना, करण, अरविंद, चौहान, बहुत बढ़िया, विश्वजीत, गुड। चलो, वेरी गुड बेटा, है ना? अब चलो इसके आंसर बता दो आप जरा, इसके आंसर बता दो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट सेम नहीं है, रिएक्टेंट अलग अलग है। इसमें लीविंग ग्रुप सेम है, लीविंग ग्रुप यहां पर क्या है? OH है। तो यहां पर क्या देखेंगे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। चलिए सभी बच्चे बताएं जल्दी से, है ना?
थोड़ा मेरे घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए थोड़ा सा मुझे बार बार जो है ना देखने में पड़ रहा है मैसेज। हाँ जी बताओ। देखो यहां पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एलाइलिक, देखो रेजोनेंस है, ये विनाइलिक है, ये 2 डिग्री है और क्रॉस कंजुगेशन है, इधर से भी एलाइलिक है और इधर से भी एलाइलिक है। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, देखो आप, ये 2 डिग्री है और एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। तो अगर क्रॉस कंजुगेशन और एक्सटेंडेड कंजुगेशन दोनों के अमाउंट सेम है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते समय एक्सटेंडेड कंजुगेशन को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। इसका मतलब यहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है, रास्ता हमारा ज्यादा अच्छा है। रास्ता अगर अच्छा है तो भोपाल हम पहुंच जाएंगे, है ना, मतलब प्रोडक्ट हमें अच्छा मिल जाएगा। तो देखो आप, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहां पे रिएक्शन होगा ही नहीं, और यहां पर भी प्रोडक्ट ये बनेगा, बेंजीन रेजोनेंस होगा तो बन जाएगा प्रोडक्ट ये, और यहां भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, बेंजीन ही बनेगा। लेकिन चूंकि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, रास्ता इन दोनों में प्रोडक्ट सेम था, दोनों भोपाल पहुंच रहे थे, लेकिन यहां पर रास्ता इसको मिला मान लो 100 फीट का चौड़ा, और यहां पर इसको रास्ता मिला 80 फीट का चौड़ा, तो ये रास्ता ज्यादा बेहतर था, ये इंटरमीडिएट ज्यादा बेहतर था, तो ये प्रोडक्ट की तरफ जल्दी पहुंचेगा। मतलब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी से देख रहे हैं भैया, रिएक्ट आपने पढ़ा काइनेटिक्स में, यहां सारे रिएक्टेंट यहां थे, ये रास्ता था। अब ये रास्ता, एक में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एक में एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हम तुरंत प्रोडक्ट में पहुंच गए। प्रोडक्ट आप इसको अगर ग्राफ बनाओगे तो दोनों के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, एक में ये और एक में ये, मतलब एक में एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एक में एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। विनाइल कार्बोकेटाइन और फिनाइल कार्बोकेटाइन तो खत्म कार्बोकेटाइन होते हैं, खत्म मतलब बनते ही नहीं है। ये बेचारा बोला गया डिहाइड्रेशन करो और इसको रास्ता दिया ही नहीं गया, इसको बस कार दे दी गई क्या बैठे रहो, तो बेचारा रास्ता था ही नहीं, ये इसका कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल था, तो ये प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं, है ना, ये प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं आता है। जो भी स्मॉल बाईसाइक्लिक रिंग होते हैं उनमें ब्रिज हेड पोजीशन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है ना तो डबल बॉन्ड आ सकता है। ऐसे कार्बोकेटाइन या ऐसे एल्कीन हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन कभी भी ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकते। लेकिन अगर बिग लार्ज बाईसाइक्लिक रिंग है तो वहां पे कार्बोकेटाइन भी आ सकता है, वहां पर डबल बॉन्ड भी आ सकता है। जो ब्रिट्स रूल था, इट इज ओनली फॉर स्मॉल बाईसाइक्लिक रिंग, लार्ज बाईसाइक्लिक रिंग में ब्रिट्स रूल फेल हो जाता है, ये आपको याद रखना है बेटे। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले तो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो बेटा जल्दी करो, चलो देखो आप, जरा क्वेश्चन में इसको कंप्लीट कर दूं तो फिर दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलो देखो आप सामने, देखो ये दो, इसमें पूछा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन और इसमें भी पूछा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, जरा दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे, आपको मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। हाँ सुजल आपका सही है, देख लिया। अब इस क्वेश्चन को सही करके दिखाओ दोनों, है ना, जल्दी करो बेटा।
जी कर लिया। देखो आप सामने सब में कार्बोकैटायन सेम बन रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट सब में सेम है ना। लीविंग ग्रुप सब में, रिएक्टेंट सब में सेम नहीं है, लीविंग ग्रुप सेम है। और ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं पैरा पोजीशन पे, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आइदर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो आइए देखते हैं। कार्बोकैटायन सब में सेम बन रहा है। कार्बोकैटायन देखो सब में ये बन रहा है, ये। अब ये जो यहां पे जो ग्रुप लगा है एक्स, ये इस बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या फर्दर कम कर देगा। आइए देखते हैं कैसा इफेक्ट होता है। प्लस एम, इसका कैसा इफेक्ट, इसका इफेक्ट होता है माइनस एम, इसका माइनस आई। यहां पर हाइपर कंजुगेशन 2 है, यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन है, 3 है, 3 हाइड्रोजन है। तो इसका हाइपर कंजुगेशन इससे ज्यादा होगा। जान के क्वेश्चन दिया है, जान के मैंने क्वेश्चन दिया है ये, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि 2 कार्बन बढ़ गया प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया। जब भी फिनाइल ग्रुप से एल्काइल लगेगा, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। अब सबसे जो प्लस एम इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और जो माइनस आई इफेक्ट है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है, माइनस एम इफेक्ट है, नीचे लाते हैं। पढ़ा है। तो देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये पहला वाला, है ना। उसके बाद हो गया ये पांचवा वाला, उसके बाद चौथा। अब माइनस एम में माइनस आई है, तो माइनस आई स्टेबिलिटी कम करता है, और यहां पे माइनस आई प्रभावी है और यहां पे माइनस एम प्रभावी है। तो फिर क्या हो जाएगा, थर्ड, और फिर लास्ट में क्या आएगा, सेकंड। ये आंसर हो गया इसका आंसर CH3 CD3 दोनों का हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन ड्यूटेरियम से क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। ड्यूटेरियम से क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो ये इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इसकी तुलना में ज्यादा बढ़ाएगा। इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, और इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस एम। अब नाइट्रोजन का प्लस एम ऑक्सीजन के प्लस एम से ज्यादा अच्छा होता है। अगर किसी कार्बोकैटायन के बगल में नाइट्रोजन है तो अल्फा इफेक्ट होता है, बताया था। एसआरजी टेस्ट में आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे कि अगर कार्बोकैटायन के बगल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। वहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नीचे जाता है, ऊपर आता है ना। आइए देखें अब सामने। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले थर्ड आएगा, उसके बाद फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद 4 आएगा। 3 5 1 2 4 ये आंसर आ जाएगा। 3 5 1 2 4। हाँ जी बिल्कुल सही है तेजस, वेरी गुड, क्लियर है। चलो अंजलि गुड, वेरी गुड। विशाल वेरी गुड, पीहू गुड, मानसी, हर्षित गुड बेटा। चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो आप, देखो सामने। अब आप इन तीनों में पूछा गया, इन तीनों में पूछा गया कि डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताओ। तो देखो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा ये, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा ये, और इसमें कार्बोकैटायन बनेगा ये, है ना। इसका हाइपर कंजुगेशन 9 है, इसके हाइपर कंजुगेशन 1 है, और प्लस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट करेगा, अल्फा इफेक्ट है ना। तो रेजोनेंस भी है, और इसमें हाइपर कंजुगेशन 6 है, और प्लस नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो रेजोनेंस भी है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। ये हो गया 3 2 1। चलिए जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, पहले वाले का और इसका भी ले।
चलो देखो सामने अब आप, ठीक है। तो यहां पर हमने इवन रिएक्शन की रेट भी पढ़ ली। अब 2-3 पॉइंट और बाकी है, उसको भी खत्म कर दे तो इवन रिएक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। इवन रिएक्शन जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर हो, मतलब जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो ना हो, जैसे वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, सारे अल्कोहल, है ना, एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर ऑल पोलर सॉल्वेंट because they release H plus, so they are called as polar protic solvent. The solvent which is polar and release donate H plus. Clear? क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इवन रिएक्शन की रेट ज्यादा होती है? तो कारण यह है कि इवन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और अगर तुमने सॉल्वेंट कोई पोलर लिया है, जैसे वाटर लिया है, तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, उस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अर्थात लोन पेयर से कार्बोकैटायन को फर्दर स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब जो हमारा रास्ता है ना, उस रास्ते पे एक ऐसा चीज पड़ी हुई है जो कार्बोकैटायन, मतलब तुम्हारे कार की स्पीड को और बढ़ा दे रहा है, तो हम भोपाल और जल्दी पहुंच जाएंगे, हमें प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चूंकि बढ़ा देते हैं, इसलिए रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो याद रखोगे इवन रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अब आपने रेट इक्वेशन पढ़ा है इवन रिएक्शन का, आपको क्या दिखा, आपको दिखा रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट यहां पर मेनली दो तरह के थे, कौन कौन से, आइदर एल्काइल हैलाइड था या अल्कोहल था, है ना। और उस रिएक्टेंट के अंदर दो चीजें थी, एल्काइल पार्ट था और लीविंग ग्रुप था। तो अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी देख लिया, और अगर लिविंग ग्रुप सेम है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लिया। हटाओ, क्या रेट इक्वेशन में बेस आया, कहीं नहीं आया। तो मतलब इवन रिएक्शन में आप स्ट्रॉन्ग बेस लो या वीक बेस लो। मतलब देखो, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये रिएक्शन है ऐसे, है ना, आई, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर ले लिया CH3NH2, दूसरी बार ले लिया CH3OH और हीट कर दिया, और पूछा बताओ इसके साथ रेट फास्ट होगा कि इसके साथ रेट फास्ट होगा। तो सेकेंड स्टेप में H+ निकलता है। कौन निकालता है, बेस निकालता है। बेस वीक हो चाहे स्ट्रांग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप फास्ट होती है। सेकेंड स्टेप में जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है वो रिएक्शन के रेट पे कोई प्रभाव नहीं डालते। तो या तो तुम मिथाइल अमीन लो या मिथाइल अल्कोहल लो, रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अमीन व्हाटएवर जो भी आपने लिया है वो रिएक्शन के रेट को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये अगला पॉइंट हो गया क्या, कि बेस की स्ट्रेंथ इवन रिएक्शन के रेट को कतई प्रभावित नहीं करती है। क्लियर। फिर अगला पॉइंट जो मैंने नोट्स में लिखवाया है कि इवन रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट 0 होता है, होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अच्छा बताओ सोच के, इवन रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो आपका आंसर आएगा सर 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या बनता है सर, लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है। दूसरे स्टेप में क्या बनता है सर, दूसरे स्टेप में बेस बीटा हाइड्रोजन निकाल लेता है। तो मान लो अगर दूसरे स्टेप में एक बार हाइड्रोजन निकल रहा है और दूसरी बार ड्यूटेरियम निकल रहा है, बेस एक बार हाइड्रोजन निकाल रहा है और दूसरे स्टेप में उसी रिएक्शन में ड्यूटेरियम निकाल रहा है, तो क्या रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आपका आंसर लो सर, आप ही तो बोले हो कि पहला स्टेप जो होता है वो स्लो और रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो दूसरे स्टेप में H निकले या D निकले कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब दूसरे स्टेप में यदि हाइड्रोजन निकलता है और तुम रेट चेक करते हो
और एक रिएक्टेंट लेते हो जिसमें ड्यूटेरियम निकलता है और तुम रेट चेक करते हो, तो दोनों रिएक्शन की रेट सेम आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना या ड्यूटेरियम का निकलना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लीविंग ग्रुप का निकलना इन्वॉल्व है, जो कि फर्स्ट स्टेप है। तो इसीलिए कहते हैं इवन रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखा जाता है ना। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो आप सामने, हमने लिया ये कंपाउंड CH3 CH CH3 और यहां पर लिया OH और इसको ट्रीट कर दिया H+ और हीट से, और यहां पर लिया यहां पर लिया CD3 CH CD3 और OH और इसको भी ट्रीट कर दिया H+ और हीट से, है ना। अब यहां पर जो रेट था वो KS था और यहां पे जो रेट था KD था। तो इसमें पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकैटायन, और इसमें भी पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकैटायन। देखो यहां पर CD3 है और यहां पर CD3 है, यहां पर क्या है CH3 और यहां पे क्या है CH3। अब यही स्टेप तो स्लो है, यही स्टेप तो स्लो है, कार्बोकैटायन का बनना। सेकेंड स्टेप में H निकले D निकले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या निकला, इसमें H निकला, ये स्टेप क्या था, फास्ट था, क्या बन गया एल्कीन। और इसमें क्या निकला, इसमें D निकला और इसमें क्या बन गया CD2 और यहां पे क्या है CD3, है ना। तो हाइड्रोजन निकले या ड्यूटेरियम निकले कोई प्रभाव पड़ा क्या, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। ओहो, आहा, मतलब इवन रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सो नहीं करता है। मतलब कि H/KD का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको प्रूव भी कर दिया। अब ये सब हायर कॉन्सेप्ट हैं, नॉर्मल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऐसे कोई जो रहेंगे वो SRG टेस्ट में बनेंगे कि इवन रिएक्शन जो है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है, नहीं करता है। KH/KD की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है, बिकॉज इट इज द रिमूवल ऑफ H+ और D+ is not involved in rate determining step. So whether H+ is removed or D+ is removed, there is no effect on rate of E1 reaction. That's it. Clear? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। थोड़ा देखो, वो तुम सही बोल रहे हो कि CD3 का हाइपर कंजुगेशन कम होगा, CH3 के ज्यादा होगा, बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगा, बहुत। हम चेक क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का निकलना, वो सेकंड स्टेप में। हम KH/KD सेकंड स्टेप ये देख रहे हैं, है ना। चलो समझ में आया बेटा, मानसी अग्रवाल। हाँ, तुम्हारी बातों को मैं समझ रहा हूं, वो थोड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो जल्दी करो। तो यहां पर E1 एलिमिनेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे E2 एलिमिनेशन, लेकिन उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको सीखते हैं। देखो बेटा, रिएक्शन को 3 तरीके से नाम दिया जाता है, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या होते हैं देखो आप, देखो ये पहला बता रहा रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है जैसे ये, और ये 2 प्रोडक्ट दे रहा है जो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। देखो यहां पर हमने रिएक्शन कराया Br2 और H- से। तो यदि एक रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर दे और उसमें से एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्यादा मात्रा में बने, रिएक्शन ने उसको सेलेक्ट कर लिया, उठा दिया, तो रिएक्शन को बोलते हो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या नाम देते हो, रिजियो वर्ड यूज होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, और सेलेक्टिव है मतलब एक प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो आपको क्या लगता है, पहला दूसरा कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा? अभी आपका SRG टेस्ट है कल, पता होना चाहिए। हाँ, 99 पॉइंट समथिंग बनता है, परसेंटेज निकालना आपको सिखाया था और आपको क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए।
और मैंने बोला था, मानसी ने बोला था सर सोल्यूशन भेज दो, मैंने सोल्यूशन भी भेज दिया था। तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। आप लोग, मैं सीरियस हूं, लेकिन कुछ ही बच्चे जो है सीरियस है, इन्वॉल्व रहते हैं, पता चल जाता है आपके इन्वॉल्वमेंट से आप कितने सीरियस हो। तो वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर सेकंड वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, हाईली सिलेक्टिव। तो ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, मतलब फर्स्ट भी बनेगा, सेकंड भी बनेगा, लेकिन सेकंड बहुत ज्यादा बनेगा, है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर हो गया, मतलब ये रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, बिकॉज रिएक्शन सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। बस हमने, आपने बोला कैसे पहचाना, मैंने बोला डेफिनेशन से पहचाना। बोला क्या डेफिनेशन था, बोला कि रिएक्टेंट में दो प्रोडक्ट दे, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हो और एक प्रोडक्ट मेजर हो, तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है। हम अपने पास से थोड़ी जोड़ रहे हैं, हमने तो जो डेफिनेशन दिया उसी पे आपको सेटिस्फाई कर दिया। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो रिजियो सिलेक्टिव है, नहीं सेटिस्फाई है नहीं है, काम खत्म। क्लियर? जी हाँ। तो दिस रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखो, आप स्क्रीन शॉट लो बेटा जल्दी से। जी देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन जो है ना, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन से मिलता जुलता है। ये जो रिएक्शन है, ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन है। बस फर्क क्या पड़ रहा है, वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर बने थे, यहां पर स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। स्टीरियो आइसोमर मतलब सिस ट्रांस या डीएल, सिस ट्रांस या डीएल, या मीजो कंपाउंड या रेसमिक कंपाउंड, लेकिन उनमें से एक ज्यादा बनेगा। तो रिएक्शन को तुम क्या नाम दे दोगे, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सर प्लीज एक बार डिफिनेशन बता दीजिए। मैंने कहा देखो बेटा, सेम डिफिनेशन है। अगर एक रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट दे रहा है और दोनों स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के, लेकिन एक स्टीरियो आइसोमर ज्यादा बन रहा है, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। बस, है ना। ए रिएक्शन which give two stereoisomer and in between two one is major, then such reaction is called as stereoselective reaction। बस सर एक एग्जांपल दे दो सर, एग्जांपल ले लो आप, देखो आप। है ना, इसका रिएक्शन हमने कर दिया C2H5OH से। सर कैसे पहचानेंगे सर ये इवन रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड है, हाँ सर एल्काइल हैलाइड है। एल्कोहल है, नहीं सर एल्कोहल नहीं है। एल्काइल हैलाइड है ना, हाँ सर है। एरो के ऊपर हीट है, हाँ सर है। अच्छा कैसा बेस लिया है सर, इथाइल अल्कोहल जो वीक बेस है, इवन रिएक्शन है, बिकॉज वीक बेस ऑलवेज सपोर्ट इवन रिएक्शन। एलिमिनेशन हो रहा है तो आपके कोर्स में आपके लेवल पे दो ही रिएक्शन हो सकती है, या तो डिहाइड्रेशन होगा या तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। और चूंकि वीक बेस था तो सपोर्ट हो गया, क्योंकि वीक बेस कभी भी इवन रिएक्शन में कभी भी बेस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब टू स्टेप रिएक्शन होती है इवन रिएक्शन। तो पहचान लिया हमने कि अगर एल्काइल हैलाइड अल्कोहल होंगे और अगर अल्कोहल है और आरएनएस एसिड है हीटिंग कंडीशन में तो इवन हो गया, एल्काइल हैलाइड वीक बेस लिया है तो इवन हो गया। तो क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमने इसको आई निकाला और कार्बोकेटाइन बना दिया। अब इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, तीन प्रोडक्ट, लेकिन देखो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, है ना। तो देखो ये प्रोडक्ट बन सकता है पीएच पीएच, देखो यहां से आई निकला और यहां से क्या निकला, एच निकला। क्या निकल गया, HI, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया। तो पहला प्रोडक्ट ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है पीएच पीएच, और अगर हाइड्रोजन यहां से निकल जाए तो तीसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। देखो आप, डबल बॉन्ड पीएच और पीएच और ये मिथाइल ग्रुप, तो तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि अगर ये सिस है तो ये ट्रांस है, अगर ये सिस है तो ये ट्रांस है,
और ये यहां पर देखो, ये यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो सिर्फ इस फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है ना, लेकिन यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो इस फिनाइल के साथ भी रेजोनेंस में मजे ले रहा है और इस फिनाइल के साथ भी मजे ले रहे हैं, मतलब रेजोनेंस में स्टेबिलिटी खूब बढ़ा रहा है। वही चीज यहां भी है, मतलब अगर तीनों में पूछा जाएगा कि कौन सा मेजर होगा तो आपका आंसर आएगा या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा। आपसे पूछा गया इन दोनों में, आपने बोला ट्रांस वाला। हमने पूछा क्यों, बोला आप ही ने तो बताया था कि अगर सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस एल्कीन हमेशा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ट्रांस वाला क्या होगा, मेजर होगा। मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर हो गया। तो आपने बोला सर ये स्टीरियो सिलेक्टिव है क्या, मैंने कहा देखो है, मैंने तो यही बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में दो स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, अब इससे हमें मतलब नहीं है, दो स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं ना, बन रहे हैं, और उसमें एक मेजर है मेजर, तो रिएक्शन को तुमने क्या नाम दे दिया, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। क्लियर, रिजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव। तीसरा टर्म यूज होता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, इसके बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी, ट्रांस इज मोर स्टेबल, वेरी गुड। देखो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ना। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक ही स्टीरियो आइसोमर देगा, एक रिएक्टेंट एक ही स्टीरियो आइसोमर देगा बस। मतलब रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर ए स्टीरियो आइसोमर, रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। द नाम ही बता देता है। स्टीरियो सिलेक्टिव दो बनेंगे, एक को उठा दिया। रेडियो सिलेक्टिव दो स्ट्रक्चर, एक उठा दिया। स्टीरियो स्पेसिफिक एक ही बनेगा, स्पेसिफिक है। कैसे, आइए देखते हैं, है ना। तो देखो बेटा, देखो ये सिस एल्कीन है, ये ट्रांस एल्कीन है, ये सिस एल्कीन है, ये ट्रांस एल्कीन है ना। किसी भी एल्कीन पे अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, बताइए कैसा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, सिन होता है कि एंटी होता है, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, सिन होता है। बस इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूं। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब बच्चे सही आंसर देते हैं पढ़ाने के बाद। इसका मतलब वो घर पे मेहनत कर रहे हैं। आपका रिजल्ट सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए, और कुछ नहीं है। वो सब और सारी चीजें जो होती है मोह माया होती है, मेरे लिए आपका रिजल्ट अगर आता है तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है, बस और कुछ नहीं। आपसे बस मैं यही चाहता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा है। और रिजल्ट कब अच्छा आता है, जब आप मेहनत करते हो ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो देखें आप यहां पर, ये सिस एल्कीन है, ये ट्रांस एल्कीन है। सिस एल्कीन के ऊपर अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हो तो सिन एडिशन होता है। और आपको मैंने बताया था कि सिस एल्कीन है, सिन एडिशन, प्रोडक्ट मीजो बनेगा। और ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन। अगर सेम टाइप का एल्कीन है, सेम टाइप का एडिशन है, तो प्रोडक्ट हमेशा मीजो बनता है। और उल्टा एल्कीन है, सिन एडिशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमेशा रेस्मिक बनता है ना। तो देखो इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा, DDHH CH3 दो कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, मीजो हो गया। तो एक रिएक्टेंट ने स्पेशली एक ही आइसोमर दिया, स्टीरियो आइसोमर। मीजो को ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड की श्रेणी में रखते हैं और इसको भी स्टीरियो आइसोमर मानते हैं, है ना, बन गया। लेकिन अगर मान लो ट्रांस एल्कीन है, तो ये प्रोडक्ट कैसा देगा, ये प्रोडक्ट देगा रेस्मिक, मतलब ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। समझ में आ रहा है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मान लो ये डी है तो ये एल होगा, और अगर ये एल है तो ये डी होगा। दोनों बनते हैं, 50% ये बनता है और 50% ये बनता है। मतलब यहां पर क्या बन रहा है, डीएल पेयर बन रहा है ना।
यहां पर क्या बन रहा है, डीएल पेयर बन रहा है, या यहां पर क्या बन रहा है, प्लस माइनस पेयर बन रहा है, और इसी को तुम क्या बोलते हो, इसी को नाम देते हो रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, है ना। तो देखो, अगर सिस एल्केन लिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया तो मीजो कंपाउंड बना, और अगर ट्रांस एल्केन लिया, एसिड एडिशन कराया तो रेसमिक प्रोडक्ट बना, मतलब एक स्टीरियो आइसोमर 100% बना। तो ऐसे रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो गए। तो यहां पे हमने 3 टर्म यूज किया, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्लियर। अब इन 3 टर्म को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं E2 रिएक्शन की तरफ, है ना। चलो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले। रिजियो सेलेक्टिव का, स्टीरियो सेलेक्टिव का और स्टीरियो स्पेसिफिक का। चलिए यहां पर बेटा E2 रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस, चूंकि टाइम बचा है 10 मिनट, करीब 10 मिनट से भी कम है, तो पहले स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं। तो ये चीजें हमको आगे समझाना नहीं पड़ेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप सामने, देखो बेटा सामने आप, ये हो सकता है साझी टेस्ट में काम भी आ जाए। तो देखो ये मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, और ये HF है, और इसके नीचे आता है HCl, HBr, HI, इसके नीचे आता है H2S, यहां पर आता है PS3, और यहां पे आता है SiH4। किसी भी ग्रुप में, अगर आप किसी भी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हो, है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। हाइड्रोजन और आयोडीन, इनके बीच में साइज का बहुत ही भयंकर डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में कभी भी जो दोस्ती होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूलर ओवरलैप। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो यहां पर जो ऑर्बिटल ओवरलैप है बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन हमेशा तलाक की अवस्था में रहते हैं, तलाक तलाक तलाक, हाइड्रोजन का मुंह उस तरफ, आयोडीन का मुंह उस तरफ। तो अगर कोई एसिड इस तरह का बिहेवियर शो करे तो उसे हम नाम देते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, पीके वैल्यू -10 होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर। तो किसी भी ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर। इसी तरह H2O और H2S में एसिडिक स्ट्रेंथ H2S की ज्यादा होगी, NH3PS3 में एसिडिक स्ट्रेंथ PS3 की ज्यादा होगी, है ना। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फिनॉल है और PHSH है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप बोलोगे PHSH की। अरे दोनों में अंतर क्या है, H को हटा के PH लगा दिया, H को हटा के PH लगा दिया, तो देखो ग्रुप में ये नीचे है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। अगर आपसे पूछा गया CH3OH है और CH3SH है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप बोलोगे CH3SH की ज्यादा है। यही से तो ले रहे हैं, हमने थोड़ा सा चेंज किया, घुमा दिया, आप घूम गए 180 पे नाच गए। अरे सर आपने तो पढ़ाया था H2 और H2S, अब पूछ रहे हो CH3OH और CH3H, बेवकूफ बना दिया आप तो। पढ़ाते कुछ हो, पूछते कुछ हो। हाँ तो मेरा काम ही है, मैं तो बच्चों का IQ भी चेक करूंगा, पढ़ाऊंगा ये और ये पूछूंगा, क्योंकि हमें तो ऐसे बच्चे भी चाहिए ना कि मान लो एग्जाम में कॉन्सेप्ट पढ़ाया और वो क्वेश्चन मान लो हमने कभी किया ही नहीं है, तो वो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़े कैसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी होगा, हम सॉल्व करके आएंगे, वही तो रैंक निकालते हैं, वही तो एम्स दिल्ली जाते हैं, है ना। कभी रट्टा मार बच्चे की जिनको बैठ के रटाया जाए 24 घंटा, 8 बजे से लेकर आपने 12 बजे तक उनको रटाया जा रहा है बैठ के सामने, वो कभी दिल्ली नहीं आते, है ना। आपके अंदर खुद दम होना चाहिए। हम हेल्पर हैं, हम कोच हैं। कोच का काम होता है मैच स्टार्ट होने से पहले प्रैक्टिस कराना। फील्ड पे प्लेयर ही खेलता है, आप 0 पे भी आउट हो सकते हो, आप शतक भी मार सकते हो, आप दोहरा शतक भी मार सकते हो, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ये अगर हमने पढ़ा दिया तो आपको ये आना चाहिए, बता दे रहा हूं, है ना, कि आप गलती ना करो। चलो अब हम बात करते हैं वो इधर की पीरियड की,
किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऐसे, है ना, कि यहां पर जो यहां पर साइड सेम है सबकी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेकंड पीरियड के हैं, इन सबकी साइज सेम है। तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ साइज डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करेगी, यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किस में ज्यादा है? एचएफ में ज्यादा है, तो एचएफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों दोस्ती कर लिए, ए हाइड्रोजन आओ, ए फ्लोरीन ने बुलाया आ जाओ, हाइड्रोजन गया और फ्लोरीन ने एक झापड़ लगाया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन चारों चक्कर गिर गया। क्या किया फ्लोरीन ने? उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हाइड्रोजन ने बोला ओ मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका मतलब HF में से H प्लस निकल गया, मतलब HF क्या हो गया? इन चारों में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, है ना। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। तो देखो आप देखिए, यहां पर CH3 माइनस है, यहां पर NH2 माइनस है, यहां पर OH माइनस है, यहां पे F माइनस है। बताया था स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द बेस। अगर HF स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इन चारों में F माइनस वीकेस्ट बेस है, तो अगर K वैल्यू इधर बढ़ रही है तो इधर क्या बढ़ेगा? KB वैल्यू। मतलब अगर पूछा जाए इन चारों में सबसे अच्छा बेस कौन है, तो आपका आंसर आएगा CH3 माइनस, आपका आंसर आएगा CH3 माइनस, बिकॉज CH4 इज ए वीकेस्ट एसिड, तो CH3 माइनस इट्स कंजुगेट बेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। खत्म, क्लियर। इधर बात करो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बिकॉज HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, I माइनस इज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगा। हो तो गया, है ना। इसका मतलब देखो बेटा, ये चारों है, ऐसे लिख दिया जाता है। अभी किसी बच्चे ने पूछा था आर्यन 40 कोटी, है ना, ऐसे लिख दिया जाएगा NaNH2, ऐसे लिख दिया जाएगा NaOH, और ऐसे लिख दिया जाएगा NaF, और पूछा जाएगा सबसे अच्छा बेस कौन है, तो यहां पर CH3 पे नेगेटिव। ये सारे आयनिक कंपाउंड है, दे आर ऑल आयनिक कंपाउंड। तो यहां पर CH3 पे नेगेटिव है, यहाँ NH2 पे नेगेटिव है, यहाँ OH पे नेगेटिव है, यहाँ फ्लोरीन पे नेगेटिव है। तो बताओ इन चारों में सबसे अच्छा बेस कौन होगा? CH3 माइनस होगा। कहां टफ है ये? टफ है क्या? कॉन्सेप्ट है ये, क्लियर है। ये यहां पर क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो CH3 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो उसके बाद NaNH2, उसके बाद NaOH, उसके बाद NaF। सर NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, आप तो बोले NaOH वीक बेस है। बेटा कंपेयर कर रहे हैं, NaOH इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, लेकिन बाप है CH3Na। समझ में आया? दोनों मानो है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, बट NaOH is weakest base as compared to NaNH2. NaNH2 is weak as compared to CH3Na. ये ऑर्डर है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि NaOH वीक बेस है, हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि एक 6 फीट का है तो दूसरा 6 फीट 2 इंच का है, तीसरा 6 फीट 4 इंच का है, तीनों लंबे हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आया समझ में? बिल्कुल, है ना। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, तो 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको सेव करके रखिएगा आप। आखिरी देखो बेटा, ये अगले क्लास में काम आएगा। पूछा गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं, है ना। जल्दी से अरेंज करो बेटा, देखे आप के अंदर कितना दम है। चलो, ये 3 क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपकी आज की ऑर्डर के लिए छुट्टी। SRG की अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। तो पहले का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट का जल्दी बताएं। फर्स्ट में बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब हम अपने सर के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं,
और मेरे सर के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज्यादा है तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेस अपने इलेक्ट्रॉन लुटाता है किसके ऊपर? H प्लस के ऊपर। H प्लस अगल बगल टहल रहा है बेस के, और बेस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? लुटाता जा रहा है। कब लुटाएगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर बेसिक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है किसी भी फैक्टर से, प्लस एम इफेक्ट से, हाइपर कन्जुगेशन से, प्लस आई इफेक्ट से, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो देखो प्लस आई इफेक्ट है ना, कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है। तो सबसे अच्छा बेस कौन हो गया? 3 1 2 आ गया। इसमें देखो अब यहां पे प्लस आई है, यहां भी प्लस आई है, और यहां भी क्या है? दो तरफ से प्लस आई है। मामला फंस गया है ना, कि कार्बन को आगे रखे कि नाइट्रोजन को आगे रखे। अरे भैया कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने इलेक्ट्रॉन तुरंत देगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन कार्बन से कम देगा। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को लुटाना है, ऐसे फेंकते रह रहा है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बुद्धि नहीं है कि इलेक्ट्रॉन संभाल के रखना है, दे दिया, अच्छा बेस कहलाया। मतलब इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। अब इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, तो ये सबसे अच्छा बेस हो गया। तो इसमें भी आंसर क्या हो गया? 3 2 1। इन दोनों में यहां पे नॉन पेयर है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है ना। देखिए इधर ये था, समझो ये था, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन को बुलाया अपने पास, इधर आ, हाइड्रोजन दौड़ते हुए गया है ना। हाँ सर, एक झापड़ लगाया, कहा अपने इलेक्ट्रॉन जेब में रखा। तो जब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इनको दिए तो ये बन गया। तो इसी से तो ये बन रहा है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसका है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो एक लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर is the property of nitrogen atom, but negative charge is not the property of that nitrogen atom. It is the property of hydrogen atom. एक्वायर किया गया है, छीना गया है। तो अगर H प्लस डोनेट कर, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना है तो लोन पेयर देना आसान होगा कि नेगेटिव चार्ज देना आसान होगा? आपका आंसर आएगा नेगेटिव चार्ज देना आसान आएगा, क्योंकि लोन पेयर तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को तो दुख होता है, लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी है तुरंत दे दोगे। इसका मतलब सेकंड इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्लियर है? हाँ, आज के लिए बस इतना ही है ना। अगले क्लास में E2 स्टार्ट करूंगा, बेस के बारे में बता दिया तो हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट था। SRG टेस्ट के लिए आइसोमेरिज्म आपको अच्छी तरह पढ़ाया गया, नोट्स खूब अच्छी तरह पढ़ डालिएगा। SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में, आर्थो नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना, रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कौन सा कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड कम एरोमेटिक है, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी, कार्बीन की प्रॉपर्टी, और एल्केन में जो रिएक्शन पढ़ा ही है सारे। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके सही है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। आराम से कीजिएगा। SRG टेस्ट के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन जान के ऐड किए आते हैं, 2-3 ऐसे जिसमें करने में आपका दिमाग लगे, आई की यूज हो, है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे तरह एग्जाम दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद। आ जाओ भाई, आ जाओ।